जय महाकाल दोस्तों। सुबह के 7:30 बजे हैं और हम अपने घर गाजियाबाद से उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी के लिए निकल गए हैं। सामने सूर्यदेव देव बाबा ने भी आशीर्वाद दे दिया है। जय सूर्यदेव। हम लोग NH24 पर हैं, यहीं से मेरा घर है और यहीं पास में मेरे कज़न्स रहते हैं, आशी और आराध्या। उन्हें भी अब हमने पिक कर लिया है वेव सिटी से। अब हम लोग निकले हैं NH24 पर टूवर्ड्स नोएडा, और नोएडा में सेक्टर 62 से होते हुए हम लोग जाएंगे आगे की तरफ। तो हम लोग NH24 पे सुबह सुबह 7:30 इसलिए निकले हैं ताकि यहाँ पर जाम कम मिले, नहीं तो यहाँ जाम में बुरी हालत हो जाती है। अब हम लोग NH24 से सेक्टर 62 नोएडा की तरफ मुड़कर आगे की तरफ चलेंगे। लगभग 8 बज गए हैं और अभी भी रश काफ़ी दिखने लगा है, क्योंकि ये स्कूल टाइम है, फ्राइडे का दिन है, और अगर हम और लेट करते तो हम काफ़ी फंस जाते। लेकिन फिर भी अपने हिसाब से तो हमने जल्दी की ही थी, लेकिन अभी क्या करें, बच्चा जब साथ होता है तो थोड़ा टाइम तो लगता है। अभी आगे हम लोग यहाँ से जब निकलेंगे कालिंदी कुंज वाले रूट से, ये कालिंदी कुंज वाला रूट आगे कालिंदी कुंज आते ही दिल्ली स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम लोग यूपी से दिल्ली में एंटर कर जाएंगे, और दिल्ली में लगभग ज़्यादा नहीं चलना, मुश्किल से शायद 5 या 6 किलोमीटर का कनेक्ट रहेगा, और फिर हम सीधा वहाँ से हरियाणा बॉर्डर यानी कि कालिंदी कुंज क्रॉस करते ही हम लोग आगे बदरपुर बॉर्डर पे आ जाएंगे, और वहाँ से फिर हरियाणा शुरू हो जाएगा। यानी कि दिल्ली का पार्ट छोटा सा है। अब हम लोग हरियाणा में आ चुके हैं और फरीदाबाद हाईवे पर हैं। जो ये फरीदाबाद हाईवे है जो कि हमें 70-80 किलोमीटर के बाद मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करेगा। यहाँ से हमारा मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो गया। यहाँ की रोड बड़ी शानदार है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही 50 किलोमीटर चलने के बाद ही हमारा एक ये रेस्ट रूम आता है। यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। 9:30 के आसपास हम लोग यहाँ पर आज ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि सुबह 7:30 बजे के आसपास हम निकले थे, किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। ओल्ड राव, काकेती हट्टी। मैं पर्सनली, अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं इस रूट पर जब भी आता हूँ या जयपुर हाईवे वाले रूट पर जाता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा एक ही रेस्टोरेंट पर रुकता हूँ, इस पर ओल्ड राव पर मेरा बहुत ट्रस्ट है। अब लगभग 10 बजे यानी आधा घंटे का हमने ब्रेक लिया था। ब्रेकफास्ट करके हम लोग चल चुके हैं। यहाँ पर हाईवे किंग का भी ऑप्शन है, पेट्रोल पंप भी हैं, और भी बहुत सारे रेस्ट के ऑप्शंस हैं, ताकि आप फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हैं, रुक सकते हैं। इवन कुछ लोग तो यहाँ तक ड्राइव के लिए भी आते हैं। अगर हम ड्राइव की बात करें तो देखो सबकी आंखें खुल चुकी हैं और आशी अब ड्राइविंग सीट पे आ चुके हैं। इनका बहुत मन था कि लंबे रूट पर भैया के साथ यानी मेरे साथ चलना है। यहाँ बनी की मस्ती शुरू हो गई है। इसको तो हम सोते सोते सुबह उठा कर लाए थे। बूंदी यहाँ से 135 किलोमीटर है। उससे पहले ही हमें यानी कि महवा क्रॉस करने के बाद राजस्थान में कोटा से पहले रणथंभौर के पास वहाँ पर हाईवे पर कुछ दिक्कत थी, तो उन्होंने लेफ़्ट हैंड पे उतार दिया था, यानी साइड वाले रास्ते से। अभी हम लोग, ये कोटा खुर्द जगह पड़ती है, उल्टे हाथ पे काफ़ी जाम दिखा रहा है, तो हम लोग राइट में एक पीछे का रास्ता है, एक गांव के अंदर से होकर सिंगल रोड है। काफ़ी हैवी ट्रैफिक यहाँ पर है, लेकिन रास्ता तो सिंगल रोड है, लेकिन करीब करीब 2 घंटे हमें यहाँ से बचेंगे, क्योंकि उस वाले रूट पर काफ़ी ब्लॉकेज है। शायद कोई ट्रक ख़राब हो गया है या कोई गाड़ी ख़राब है, तो हम लोग ये अंदर वाले रास्ते से जा रहे हैं। पहले तो लगा था यहाँ से जाएँ या ना जाएँ, उसने हमें वापस निकाल कर देखिए अभी रोड पर ले आया है। लेकिन मुंबई एक्सप्रेसवे अभी काफ़ी दूर है। मुंबई एक्सप्रेसवे हमें अभी जाना है आगे। अंदर से रास्ते से कनेक्टिंग रोड होते हुए करीब करीब 40 किलोमीटर हम चल चुके हैं, और पता नहीं कितना और चलना है, क्योंकि इस वाले रूट पर तो मैं पहले ही आया हूँ। मैं यूजुअली महवा तक मुंबई एक्सप्रेसवे पर आता हूँ। कोटा अभी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, और ये साइड में कोटा के अंदर के लिए एक टनल बन रही है, और कच्चा रास्ता है जो कि कनेक्टिंग है, इसलिए हम लोग को यहाँ से जाना पड़ रहा है। ये मुंबई एक्सप्रेसवे की रोड है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा कट है। तो जिस एरिया से हम निकल रहे हैं सवाई माधोपुर के आसपास का एरिया है। आगे लाखेरी होते हुए हम लोग कोटा आएंगे। इस रोड पर कुछ लोग यानी कि 2 वे चल रहे हैं, गाड़ियाँ आ भी रही हैं जा भी रही हैं, तो थोड़ा सा सेफली चलिएगा। अब ये कोटा क्रॉस करके हम लोगों ने एक ब्रेक लिया है चाय का और कुछ स्नैक्स का। इसके बाद देखिए बनी ने सारी बॉटल्स रिफ़िल में कर ली हैं। यहाँ का पानी काफ़ी अच्छा था। और कोटा के बाद हम लोग शायद अब ये MP में आ गए हैं, और MP के नज़ारे बड़े अच्छे हैं। मुंबई एक्सप्रेसवे से कट हो गया साइड वाली रोड पे। यहाँ पर हमें गाड़ी का टैंक फुल कराना पड़ेगा, और यहाँ पर जैसे कि हमें पता चला कि गाड़ी में जो पेट्रोल टैंक फुल हो रहा है लगभग थोड़ा महंगा है, कॉस्टली है। मीन्स कि यहाँ पर मोटा मोटा 20 रुपये लीटर
पेट्रोल की कॉस्ट महंगी है दिल्ली एनसीआर से। शाम के लगभग 6:30 होने को आए हैं और हम लोग मुंबई एक्सप्रेसवे से साइड में उज्जैन वाले कट पे आ गए हैं और उज्जैन के अंदर हम लगभग पहुंच गए हैं शाम के 7:30 बजे। और 7:30 बजे हम यहाँ के पुचके गोलगप्पे जो कि बहुत फेमस हैं ये खा रहे हैं, दही पुचके। एक बंदा ये भाई इतनी स्पीड से बना रहा था, मज़ा आ गया। सुबह 7:30 बजे गाज़ियाबाद से निकलकर उज्जैन शाम को 750 किलोमीटर 12 घंटे में पहुंच के अब हम आगे के लिए चल दिए हैं। अब यहाँ से उज्जैन आकर पता नहीं सबके दिमाग में क्या आया कि अब उज्जैन नहीं जा रहे हैं, पहले हम लोग ओमकारेश्वर जा रहे हैं। तो हम लोग रात को यहाँ से इंदौर हाईवे पकड़ के 152 किलोमीटर ओमकारेश्वर के लिए निकल गए हैं। हमें रास्ता नहीं पता, होटल नहीं बुक, कुछ भी नहीं पता, बस चल दिए बाबा का नाम लेकर, बोला ओमकारेश्वर महाराज की जय। हम लोग ओमकारेश्वर में पहुँच गए और यहाँ पर देखो मिड में करीब 11 बजे के आसपास हम लोगों ने यहाँ डिनर के लिए रुके हैं। अच्छा खाना मिलता है यहाँ। और लगभग सही 11:30 बजे हम लोग ओमकारेश्वर के घाट पे आ गए। वहीं हमारा होटल था, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर 300 मीटर पे ये हमारा होटल लगदा तार है, हैप्पी होटल के पास। ये हमारे रूम्स हैं, रात को बड़े कंफर्टेबल रूम हमें मिल गए। और सभी लोग सुबह 8 बजे रेडी होकर हम लोग चल दिए हैं बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए। सब लोग रेडी होकर पहले नीचे आ गए थे। ये हमारा होटल है, होटल को बाय बाय कहेंगे। और ऑटो में पीछे बैठकर मैं और बनी दोनों ही पीछे बैठे हैं, अभी दिखाता हूँ। ये सब लोग आगे बैठे हैं। बनी का था कि नहीं पापा मुझे पीछे बैठना है। ये रहा बनी, हाय बनी। बनी और हम पीछे से शूट करते हुए जा रहे हैं। और वहाँ पर हमारे एक पंडित जी, संतोष पंडित जी हैं। वैसे तो थोड़ी दूर था लेकिन सबने कहा कि ऑटो से चलते हैं, चल दिए। ये बनी बैठे हैं, पीछे हमारे पंडित जी आ गए, संतोष जी। और उन्होंने हमें यहाँ पर पर्ची हमारी पहले कटा रखी थी, हमने इनको आधार कार्ड भेज दिया था वीआईपी दर्शनों के लिए, क्योंकि 9 बजे से पहले ही जल चढ़ता है ओमकारेश्वर में। यहाँ सब लोगों को ऑनलाइन 300 रुपये के हिसाब से पर्ची कटती है ऑनलाइन, और उसके बाद ये टैग हाथ में बांधा जाता है। सभी ने टैग बांध लिए और हम सब लोग अब चल दिए हैं पंडित जी के पीछे पीछे। ये बीच में नर्मदा नदी है और सामने उल्टे हाथ पे ये ओमकारेश्वर मंदिर है, पंडित दिखाया। और नीचे नर्मदा का इतना सुंदर नज़ारा, नीचे बोटिंग हो रही है। और देखो इतना सुंदर ये पुल है कि मतलब यहाँ से मन ही नहीं करता कि जाएं। और हम सब लोग फ़ोटो खिंचाने में लगे हुए थे। सभी को, जब फीमेल्स हैं तो आप समझिए कि फ़ोटो तो खिंचाएंगी ज़रूर। और बनी भी है, बन्ना भी हैं, आराध्या भी है। और पंडित जी आगे से गुस्सा कर रहे थे कि जल्दी जल्दी चलो नहीं तो हम जल नहीं चढ़ा पाएंगे। सब लोग आगे चल रहे थे और मैं इनका शूट करते हुए पीछे चल रहा था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने छोटी छोटी सी क्लिप्स ले ली आपको नॉलेज के लिए। और ये एक तरह का झूला पुल है, ये भी हिलता है थोड़ा जब आप चलते हैं तो, लेकिन व्यू इतना खूबसूरत है कि दिल खुश हो जाएगा। आज ओमकारेश्वर बाबा ने हमें यहाँ बुला ही लिया। रात को तो ये लग रहा था पता नहीं कैसे पहुँचेंगे, होटल मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन सब बहुत अच्छा रहा। पंडित जी से बहुत अच्छे से कनेक्शन हो गया था। हमारे अमित भाई हैं, उन्होंने इनका नंबर दिया और उनके थ्रू हम लोग यहाँ आ रहे हैं। और हम लोगों ने बस फटाफट से प्रसाद ले लिया है। वहाँ प्रसाद वाले भैया पहले से रेडी थे, वहीं शूज़ उतारे और पंडित जी के पीछे पीछे हम लोग चल दिए। ये राइट हैंड पे आगे ही ओमकारेश्वर मंदिर है और अंदर हम लोग वीआईपी वाली लाइन में लग गए हैं। मेरी सलाह यही है कि जो लोग भी यहाँ पर आएँ वो पहले 300 रुपये की पर्ची कटाएं, ये वाली राइट वाली। और पंडित जी जो भी हैं किसी भी ज़रूर, मैं इनका नंबर भी पंडित जी का डाल दूंगा यहाँ पर इसमें। बहुत अच्छा इन्होंने दर्शन सुंदरता से कराए, बहुत बढ़िया तरीके से। सामने ओमकारेश्वर बाबा की गर्भगृह कहीं है, दर्शन की जो पिंडी है अंदर है, ये हैं। बोलो ओमकारेश्वर महाराज की जय हो। धन्य हो गए। और अब हम लोग रुद्राभिषेक जो कि पंडित जी बहुत सुंदरता से नीचे वाली फ्लोर पर कराएंगे। मेरा मानना है अब जब यहाँ आप ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए आएँ तो यहाँ पर ये पूजा जरूर कराएं। यहाँ पर रुद्राभिषेक कराने की, पूजा अर्चना कराने का अलग ही महत्व। पूजा कराई और सब हम लोग फिर बोटिंग के लिए नीचे जा रहे थे। वहीं रास्ते में ये पत्थर, बहुत सारे पत्थर हमें मिले, जिसके अंदर बनी ने भी अपनी कुछ बिल्डिंग बनाई और बहुत सुंदर व्यू थे। यहाँ बहुत सारा फोटोग्राफ हम लोगों ने सेशन किया, नींबू पानी पिया क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। अराउंड 38 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। 13 अप्रैल का दिन है आज, तो गर्मी काफ़ी है। और बोटिंग के अंदर आप जाइए, यहाँ पर जब भी आप आएँ बोटिंग को अवॉइड ना करें। हाँ, बोट में बैठने का जो व्यू है बहुत खूबसूरत है। और बोलते हैं नर्मदा नदी, जैसे हम लोग गंगा जल हरिद्वार ऋषिकेश से लाते हैं, नर्मदा का जल भी अपने घर में रखना चाहिए। इधर की तरफ ये हमें लेके जा रहे हैं। आगे शंकराचार्य जी की बहुत सुंदर और ऊंची प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, मज़ा आ जाएगा। और नर्मदा का जल भी आप ज़रूर यहाँ से लेके जाएँ। वो रही ये शंकराचार्य महाराज की प्रतिमा है जो कि पेड़ से ऊपर करीब 150 फीट की है, जो बोट में देखकर इतना खूबसूरत दृश्य है कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। नर्मदा नदी यहाँ लगभग 100 मीटर गहरी है, जो कि काफ़ी गहरा होता है। और पानी यहाँ बहुत साफ़ है। सामने विष्णु जी के दर्शन है, एक पॉइंट है, ये भी व्यू पॉइंट।
और वापसी हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। वो वाला पुल क्रॉस करके लेफ़्ट में मंदिर है और यहाँ बोट्स की आपस में छोटी छोटी रेस होती है जो कि बड़ा रोमांचक दृश्य होता है और मज़ा आता है। राइट हैंड पे घाट है जहाँ से हम आए थे ऊपर पुल के ऊपर से, लेकिन अभी नाव वाले भैया हमें राइट साइड से इसे क्रॉस करके छोड़ेंगे और पुल के उस तरफ। अब हम लोग जा रहे हैं आगे डैम की तरफ, जो आगे कावेरी डैम है। यहाँ पर 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं, तारा नदी, नर्मदा नदी और शिप्रा नदी। आगे दिखाएंगे, यहाँ पानी का कलर भी अलग है, आपको भैया भी दिखाएंगे। ये देखो राइट हैंड पे आगे देखो, उस तरफ जो पानी का कलर है थोड़ा अलग तरह का है, बीच में अलग है, यानी 2 तरह का पानी है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। अब हम लोग ममलेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग पे आ गए हैं। नाव वाले ने हमें पार करा के छोड़ा था, नदी के उस तरफ ही है। जय ममलेश्वर महादेव बाबा की पिंडी है। बाबा के दर्शन बहुत सुंदर और भव्य हुए हैं, आप लोग भी सभी दर्शन कीजिए। दर्शनों का ऐसा महत्व है कि ओम शंकराचार्य जी ने इस पिंडी की स्थापना की। ओमकारेश्वर महादेव मंदिर को लोगों को नदी पार करके जाना पड़ता था, शायद इसलिए। और अब लगभग 12 बजे हैं और हम लोग वापस अपने होटल आकर अपनी गाड़ी को ली और हम लोग चल दिए हैं यहाँ से सीधा उज्जैन के लिए, जो कि लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर है। ओमकारेश्वर नगरी में पधारने के लिए स्वागत है, बहुत बढ़िया। रास्ते में हम लोग मिले, एक छोटा सा नाश्ता का पॉइंट मिला हमें, जहाँ जलेबी, पोहा, मूंग की दाल और चाय हमें सब खाने को मिली। मज़ा आ गया क्योंकि छोटी भूख थी, छोटी भूख कर ली ख़त्म। अब हम लोग रास्ते को एंजॉय करते हुए वापस जा रहे हैं उज्जैन की तरफ। दोपहर का समय है, थोड़ा सा बीच बीच में यहाँ पर पहाड़ी रास्ता भी है। जैसा अगर आप लोग उत्तराखंड में गए हो तो देहरादून वाली साइड पे पहाड़ी रास्ता है, वैसा कुछ रास्ता यहाँ प्लेन है और कुछ रास्ता यहाँ पहाड़ी है। सिंगल रोड है तो थोड़ा ट्रैफिक दिन होने की वजह से ज़्यादा लग रहा है। रात को तो पता नहीं चला क्योंकि रात को तो हम 11:30 बजे के आसपास आए थे, लेकिन अभी दिन के 12-1 बजने वाला है और अभी हम चल रहे हैं तो गर्मी भी पूरी है और रोड पर ट्रैफिक भी ठीक ठाक है। सिंगल रोड अभी जल्दी इसके ऊपर काम किया जा रहा है। लेफ़्ट में काफ़ी बड़ा हाईवे यहाँ निकल रहा है, मतलब सड़क का भी काम काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। शायद नेक्स्ट टाइम जब भी आना होगा तो यहाँ पर हमें हाईवे बना हुआ मिलेगा। ये बीच बीच में कुछ जगहों पर हाईवे तैयार भी हो चुका है। अब शाम के बजे हैं 5:30 और हम लोग पहुँच गए हैं उज्जैन शिप्रा नदी के घाट पर। यहाँ पर आरती की तैयारी की जा रही है, अभी लगभग थोड़ी देर में आरती शुरू हो जाएगी। आरती में बड़ा आनंद आता है, आप लाइव आरती अटेंड करें। भाई ने ढोल नगाड़ों से आरती की शुरुआत कर दी है और पूरी ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है। पहले बाबा की धुनी से इसकी आरती की शुरुआत होती है, धुनी के बाद फिर अभी आप देखिएगा थोड़ा सा गर्मी का मौसम तो हो गया है, लेकिन अब तुरंत ही यहाँ पर ये तैयारी कर रहे हैं आगे आरती की। और बाबा का जो डमरू है उससे शिप्रा नदी की आरती, मतलब अलग अलग तरीके हैं, बहुत नई तरीके से आपको आरती देखने को मिलेगी, तो आनंद आएगा। जैसे आप हरिद्वार ऋषिकेश में आरती देखते हैं वहाँ भी अलग ही माहौल होता है, लेकिन यहाँ पर पैटर्न थोड़ा अलग है, तो आपको नई तरीके से आरती करने को मिलेगी। वंदना जी भी बैठी हुई हैं दिया आरती का लेकर। यहाँ आरती का मज़ा तभी है जब आप यहाँ प्रॉपर शुरुआत से लेकर एंड तक प्रिपरेशन सारी देखें और पूरा आनंद आपको तभी आएगा। यहाँ पर आरती शुरू हो गई है। जय हो शिप्रा नदी। शिप्रा नदी की आरती अटेंड करके अब हम लोग चले हैं, बैठे हनुमान जी के दर्शन है, बहुत सुंदर। फिर वहाँ से हम लोग रिद्धि सिद्धि माता के मंदिर में आ गए। यहाँ भी आरती हो रही है और बहुत अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर है, बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ का भी। यहाँ से निकलने के बाद बैटरी रिक्शा लेकर हम लोग पहुँच गए हैं जो महाकाल मंदिर है उसके कॉरिडोर में, जो कि यहाँ की उज्जैन की भव्यता और सुंदरता को अलग ही दिखाता है। अब देखो इतना बड़ा कॉरिडोर मोदी जी ने बनवाया है, यानी कि हमारी भारत सरकार ने बनवाया है। वैसे सरकार कौन होती है बनवाने वाली, जब तक बाबा का आदेश ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये तो बाबा का आदेश ही था। और यहाँ देखिए फूड जोन भी है, हमें लगता था पहले इसके अंदर फूड जोन नहीं है, मस्त बनी की मस्ती चालू हो गई है। और शिव जी की एक से एक रूप, नंदी बाबा देखिए सामने, शिव जी का रूप देखिए, मतलब एक से एक रूप आपको देखने का मिलेगा, जो कि इतनी सुंदर मूर्तियाँ बनाई हैं। नॉर्मल दर्शन की लाइन में हम लोग लगे हैं, अंदर लाइन में लगभग आधा घंटा हमें लगा, 9 बजे एंट्री की थी और ये 9:30 बजे हम लोग बाबा के एकदम सामने आ गए हैं। जय महाकाल बाबा की। 9:30 पौने 10 बजे हम लोग बाहर आ गए हैं। ये 4 नंबर गेट है जहाँ से VIP दर्शन, इसी 4 नंबर गेट से VIP दर्शनों की एंट्री होती है, जो कि 250 रुपये के हिसाब से पर्ची कटती है यहाँ काउंटर पर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।